लालू जी का जमाना कुछ अलग था, आज का जमाना तेजस्वी जी का कुछ अलग है। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि वो माई माई की राजनीति उधर चलती है और माई का या वाई भी खिसक गया है। और अब मुसलमान भी समझने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ अपना वोट लेने का काम किया, मुसलमानों को वोट बैंक समझने का काम किया। आप अगर पीछे जाएंगे, मैंने उस वक्त की बात कही थी जब वो सेकुलरिज्म का की बात करते थे। लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। तेजस्वी जी का यह बयान बहुत उचित नहीं है कि 15% को वोट लेने के लिए आप दूसरे को दुखी करें कि पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिले, उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं लेने दिया और वो जी सीट खुद बिल्कुल। ले लिया, जिसे पप्पू जी यादव ने बिल्कुल। जीत करके चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पप्पू यादव को वोट नहीं दें, लेकिन आप एनडीए को वोट दे दें। तो सवाल यह है कि उनका भी दिमाग जो काम करना चाहिए था उसमें थोड़ी कमियां आ गई हैं, या वोट की राजनीति में वो किसी तरह से किसी को हरा दें और जिता लें, ये बगैर सोचे समझे इस तरह की बात करते हैं। आज कोई कह रहे थे कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। मैं देख रहा हूं कि भाई एक सीट के लिए तो आपने सेकुलरिज्म को छोड़ दिया और छोड़ कह दिया दिया कि बिल्कुल। भाई आप एनडीए को वोट दे दो। भाई आप सेकुलर अपने को कहते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मुसलमान भी इतने लंबे अरसे तक देख चुका कि राजद ने क्या किया। अब वो भी जो लोग वोट नहीं देते थे मुसलमान नीतीश कुमार जी को, वो भी नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और आज हम बिहार की राजनीति पे जो चर्चा छिड़ी हुई है, बिहार में जो चर्चा छिड़ी हुई है, खास करके हिंदू मुसलमान के बयान को लेकर, उस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पहले तो आरजेडी में थे, आज वो अभी वो जदयू में है और वरिष्ठ नेता है जदयू के। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमद साहब। सर, बात करेंगे अभी जो जिस तरह से राजनीति चल रही है बिहार में, खास करके हिंदू मुसलमान को लेकर जो चर्चा चल रही है, ऐसे में आप जब पहले आरजेडी में थे तब भी इस तरह की बातें होती थी और अभी जब आप जदयू में हैं तब भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में ये किस तरह की राजनीति छिड़ चुकी है? देखिए, न राष्ट्रीय जनता दल इस तरह की बात करती थी और न जदयू इस तरह की बात कभी करती है। और खास तौर पर हमारे श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो तो आज से नहीं, मैंने देखा है बहुत शुरू से। क्योंकि जब समता पार्टी बनी थी कटिहार में, तो हमारे ही यहाँ बनी थी, तब से मैं देखता हूँ उनको। 94 से मेरे ताल्लुक नीतीश कुमार जी से बने। उस वक्त मैं देखता हूँ कि उनका जहन बहुत ही साफ है। वो सबों की बात करते हैं, हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। और देखिए कि बिहार में जब से मुख्यमंत्री हैं, कहीं भी किसी तरह का, ठीक है भाजपा अपनी जगह है, लेकिन नीतीश जी साथ हैं भाजपा के, बावजूद के उन्होंने कभी कोई दंगा नहीं होने दिया, कभी कोई मॉब लिंचिंग नहीं होने दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान और दूसरे मजहब के लोगों को बिल्कुल मेल जोल के साथ रखा। लेकिन जो आज परंपरा चल रही है, खास तौर पर गिरिराज सिंह जी जो माननीय मंत्री हैं और प्रदीप कुमार सिंह जो माननीय एमपी हैं अररिया के, ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपने मफाद में, अपने पद के लिए किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए, मानवता खत्म हो जाए। और जो संविधान में सेकुलरिज्म की बात कही गई, सबको अपने अपने मजहब पे चलने का अधिकार है और दूसरे की मजहब की रक्षा करनी है, हिफाजत करनी है और आदर करना है, ठीक उसके विपरीत जा रहे हैं ये लोग। और जिससे समाज खराब हो रहा है, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी इन लोगों से। तो कभी भी आज हो या उनके बाद, कभी भी कोई भी अच्छे निगाह से नहीं देखेगा। और हिंदुस्तान का भविष्य जिन बच्चों पर निर्भर करता है, वो बच्चे भी गंदगी सीखेंगे और वो सीखेंगे कि भाई ये हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग कोई चीज है। वो भी गलत सबक दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसको कोई अच्छा नहीं कह सकता। माननीय नीतीश कुमार जी के रास्ते पर अगर
चले गिरिराज सिंह जी और प्रदीप जी, तो मैं समझता हूं कि ये बिहार और आगे बढ़ेगा। असल ये है कि देख रहे हैं कि कमजोर हो रहे हैं ये दोनों दोनों कमजोर होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालते हैं जिसमें हम बहुत ही मजबूत रहें। और इनको मुझे लगता है कि खास तौर पर गिरिराज सिंह जी को आज नहीं, शुरू से मैं देखता हूं इसी तरह की राजनीति करके वो कामयाब होते हैं। सबको बराबरी के मंत्री हैं, उनको सबको बराबरी, पार्टी नहीं है, वो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हर मजहब के लोगों साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह का जो मामला आ रहा है मजहब के मामले में, अब प्रदीप कुमार सिंह ने कह दिया कि अगर सब अररिया में रहना है तो सब हिंदू बन के रहें। ये कितनी बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जो उनका जुमला है, जो उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जी सर, जैसा आपने कहा कि प्रदीप सिंह जी का जो बयान है उस पर तेजस्वी जी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि अभी आपने अपने इसमें बात में बोली कि राजद इस तरह की बात नहीं करती है, तो तेजस्वी जी को क्या जरूरत पड़ गई इस तरह के बयानबाजी से? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से हिंदू तबका जो है उनसे नाराज हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक आप राष्ट्रीय जनता दल की बात है, देखिए वो जमाना लालू जी का था। लालू जी का जमाना कुछ अलग था, आज का जमाना तेजस्वी जी का कुछ अलग है। उनका ये सेंटेंस जो है जाहिर है कि दूसरे मजहब के दिलों को कमजोर करेगा। उनको भी वो अब साथ सबों को लेकर नहीं चल पा रहे हैं। लालू जी जब तक थे तब तक तो ये था। मैंने राष्ट्रीय जनता दल, उस राष्ट्रीय जनता दल की बात कही थी जो आज से बहुत पहले की बात है, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल कबल की बात है। उस राष्ट्रीय जनता दल की बात कही थी। और यही वजह है कि कभी कभी आप देखते हैं कि जब ऐसा मामला आता है तो वो तो देखिए बड़ी सीधी बात है कि वो माई की राजनीति उधर चलती है, और माई का या वाई भी खिसक गया है। और अब मुसलमान भी समझने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ अपना वोट लेने का काम किया, मुसलमानों को वोट बैंक समझने का काम किया। लेकिन नीतीश जी ने जो काम किया है, नीतीश जी ने खास तौर पर मुसलमानों के लिए आप देखेंगे कि 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराया। आप देख ले पटना मार्केट के सामने एक बड़ा धरोहर था, अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो बर्बाद हो रहा था, उसको हजारों करोड़ की लागत से उन्होंने बनवा देने का काम किया। और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए आप देखें कि कितना काम किया है माननीय नीतीश जी ने, कि उनको रिजर्वेशन दिया, शराब बंदी करके उनको महफूज किया। जो घर में होता था शराब पी करके जो हालात होते थे जिससे महिलाएं हमारी परेशान रहती थी, उनकी वो परेशानी खत्म हो गई। आज देख लिए सड़क किस तरह की हो गई है, ये सिर्फ नीतीश जी का है। आप अगर पीछे जाएंगे, मैंने उस वक्त की बात कही थी जब वो सेकुलरिज्म का की बात करते थे। लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। तेजस्वी जी का ये बयान बहुत उचित नहीं है कि 15% को वोट लेने के लिए आप दूसरे को दुखी करें। और नीतीश जी ने कभी इस तरह की बात नहीं की कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए या यादव का वोट चाहिए। हमेशा सबों की राजनीति की है। आप देखिए अति पिछड़ों के लिए, आप पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, सबके लिए काम किया उन्होंने, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया। और 20 साल में जो तरक्की इस बिहार प्रदेश की हुई है, वो सिर्फ उसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाता है। सर, ऐसा क्यों है कि गिरिराज सिंह अगर यात्रा निकालते हैं तो दिक्कत हो जाती है, विपक्ष में हल्ला होने लगता है। वहीं तेजस्वी यादव अगर कोई यात्रा निकालते हैं तो उसको मजहबी नाम नहीं दिया जाता। जबकि अगर तेजस्वी की यात्रा को देखें तो जिस तरह से उन्होंने अभी जो बयान दिया और उनके जो यात्रा में जो भीड़ आती है वो उसी तरह की भीड़ होती है जिस तरह की समुदाय को वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और अगर यादव की बात करें तो यादव भी आज की डेट में कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। मेरा बस इतना कहना है कि जब प्रदीप सिंह का बयान आता है तो एक व्यक्ति, एक युवक जो है उनके घर में उनको गोली से मारने के लिए पहुंच जाता है।
लेकिन दूसरा जब ओवैसी या अबू आजमी जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लोग भी जब इस तरह के बयान देते हैं, नॉर्मली देखा जाता है जब वो अपने लोगों के साथ होते हैं तो इस तरह के बयानबाजी कर देते हैं, तो उस पर कभी इस तरह का तो कोई व्यक्ति नहीं घुस के किसी पे ब्लेम करता है या किसी को जान से मारने की हिमाकत करता है। ये ऐसा क्यों है, ये क्यों दिखाया जा रहा है इस तरह से? देखिए, जो भी इस तरह की बात करते हैं, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों, जो इस तरह की बात करते हैं, वो समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं, समाज को खराब करते हैं। और कोई भी हो, उसमें मुसलमान हो या दूसरे मजहब के लोग हों, अपनी मफाद के खातिर समाज को बर्बाद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वोट लेने की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और समाज को बनाने की नहीं, समाज को बर्बाद करने की राजनीति ऐसे लोग कर रहे हैं जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे में तो जो भी इस तरह का काम करते हैं। जी जी जी, तो सर जो आप कह रहे हैं अगर उस बात को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर देखा जाए तो सीमांचल के दृष्टिकोण से तब तो तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय के वोटों को लूज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ओवैसी ने भी इसमें सेंध मार दी है। देखिए, आप गौर कीजिए कि पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिले, उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं लेने दिया और वो सीट खुद ले लिया, जिसे पप्पू यादव ने जीत करके चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पप्पू यादव को वोट नहीं दें, लेकिन आप एनडीए को वोट दे दें। तो सवाल यह है कि उनका भी दिमाग जो काम करना चाहिए था उसमें थोड़ी कमियां आ गई हैं, या वोट की राजनीति में वो किसी तरह से किसी को हरा दें और जिता लें, ये बगैर सोचे समझे इस तरह की बात करते हैं। आज कोई कह रहे थे कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। मैं देख रहा हूं कि भाई एक सीट के लिए तो आपने सेकुलरिज्म को छोड़ दिया और कह दिया कि भाई आप एनडीए को वोट दे दो। भाई आप सेकुलर अपने को कहते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और सेकुलर तो सही माने में सेकुलर तो प्रियम्बल है भारत के संविधान का। अगर आपकी ये समझ है कि आप सेकुलर हैं तो इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो सेकुलर सिर्फ कहने के हैं आप, और सही सेकुलर तो मैं समझता हूं एनडीए है, और खास तौर पर उसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, रियली वो सेकुलर हैं। कभी इस तरह की बात उन्होंने नहीं किया। और आज देख ले, जिसकी वजह से आज पूरा सीमांचल में राजद खत्म हो चुका है, तो वो भीड़ लगा ले या जो भी करें, लेकिन पूरे सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे कोसी में भी बिल्कुल खाता नहीं खुला उनका। तो आप समझ ले, आप कह रहे थे कि यादव नाराज हैं, मैं कहता हूं सब नाराज हैं उनसे। पिछड़ा भी नाराज है, अति पिछड़ा भी नाराज है, मुसलमान भी इतने लंबे अरसे तक देख चुका कि राजद ने क्या किया। अब वो भी जो लोग वोट नहीं देते थे मुसलमान नीतीश कुमार जी को, वो भी नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अब अगली बार जो चुनाव होगा उसमें बहुत मजबूत होकर, और भी अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा कि 16 सीट में 12 सीट जीतने का काम किया, और आप देखें 26 सीट में राष्ट्रीय जनता दल लड़ी और 4 सीट जीती। तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश जी का ग्राफ कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है उनके काम की वजह से, सबको बराबरी का दर्जा देने की वजह से और गरीबों के लिए उनका हक देने की वजह से। कहां उनका जो ग्राफ है कहां भागा जा रहा है। और आप असेंबली के जमाने में देखेंगे कि मुसलमान जो उस तरफ दे रहा था वोट, वो बिल्कुल नीतीश जी के झोली में ये सारा वोट आना है। सर आप नीतीश जी के बारे में इतनी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, उनकी तारीफ करी, लेकिन हर मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही कर्मचारियों, अपने ही सहयोगियों को, अपने ही जो उनके जो अधिकारी है उनके हाथ जोड़ते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई है जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पब्लिक उनके साथ नहीं खड़ी है? देखिए, हमने देखा है कि नीतीश जी को कभी ईगो नहीं रहा। वो सेल्फ रेस्पेक्ट तो चाहते हैं, लेकिन ईगो कभी नहीं था उनको। हमेशा वो इज्जत करते रहते हैं सब लोगों की। हाथ जोड़ते रहने का मतलब है कि सबके प्रति उनका आदर है, सबों के प्रति, चाहे वो क्या कहते हैं कर्मचारी हो या नेता हो या राजनेता हो, सभी की तरफ उनकी जो शफकत है, उनकी जो मोहब्बत है, जो आदर है, वो आज के दिन में और ज्यादा जो उम्र उनकी बढ़ी है और जो और वो समझने लगे हैं कि पहले अगर हम
95% की इज्जत करते थे, तो नहीं, आज 100% लोगों की इज्जत करनी चाहिए। और उनसे हम सबों को, सारी पार्टियों को, सारी जनता को सीखना चाहिए कि वो एक बड़े पद पर है, माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बावजूद है कि झुककर सबको प्रणाम करते हैं और झुकते हैं। और जो झुकता है, सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो झुकता है। जो ईगो में रहता है, डर रहता है, वो बड़ा आदमी नहीं बनता। तो ये उनके घर से ये उनका संस्कार मिला है माननीय नीतीश जी को। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपका मैंने बहुत समय लिया, एक आखिरी सवाल करूंगा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में जो होने वाले हैं, उसमें जदयू अपने आप को कहां देखती है? और क्या जिस तरह की अभी जो राजनीति हो रही है बिहार में, क्या बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव रहकर लड़ना होगा या अलग लड़ना होगा? देखिए, यह तो फैसला वो करेंगे और बड़े लोग फैसला करते हैं, ये इस मामले में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि वो गठबंधन में ले रहे या अकेले रहे, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात बताता हूं कि जितना काम इस प्रदेश में उन्होंने किया है, जनता उनको फिर एक्सेप्ट करेगी और ज्यादा से ज्यादा मतों से ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर एमएलए चुन कर आएंगे उनके पार्टी के, चाहे वो मिलकर लड़े या अकेले लड़े, तो भी उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। और आपने देखा है 17 में 16 आया था, 17 में 12 आया था, यहाँ 16 में 12 आया। आपने देखा 26 में 4 आया, आपने देखा 9 में 3 आया। तो ये क्यों? इसलिए कि इतने बड़े राजनेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, जनता ये देख रही है इस आदमी के आने के बाद 19 साल से, साढ़े 19 साल से जो खिदमत गरीबों की हुई है, जो तरक्की हुई है, और जो रिजर्वेशन का मामला हमेशा उनके लिए जो बहुत पिछड़े हैं, आप उसके लिए बहुत हमेशा रिजर्वेशन का मामला उठाते रहे, रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश करते रहे और उनकी तरक्की के लिए सारा काम करते रहे। आप देखेंगे कि जल धल योजना हो, आप देखें सड़कों का मामला हो, आप देखें बिजली का मामला हो, आप देखें गरीबों के घर का मामला हो। आप देखिए पूरे बिहार में सभी जिला में आईआईटी खोलने का काम टाटा से मिलकर, टाटा से लेकर लड़कियों के लिए आईआईटी खुलवाने का काम कर रहे हैं, ताकि लड़कियों को भी रोजगार मिल सके, लड़कियां भी आगे बढ़ सके, लड़के की तरह लड़कियां भी आगे बढ़ जाएं, तो ताकि वो खुद कफील हो जाएं, उनको अपनी जरूरत अपनी पूरी कर सके। ये सब देखते हैं तो लगता है, और कहीं भी जाता हूं शिकायत नहीं मिलती है, कभी भी कोई माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की कोई शिकायत नहीं करता है, सब तारीफ ही करता है और सब टकटकी लगाए देख रहा है कि अगला 25 में जो चुनाव होगा, फिर 5 साल तक वो जरूर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार और आगे बढ़ेगा। और मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर उनकी उम्र को और बढ़ाए और सेहत के साथ उनको मजबूत रखे, ताकि बिहार की और खिदमत कर सके वो। तो देखिए आपने कि हमारे साथ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब जुड़े थे, इन्होंने बहुत बारीकी से बातें की और बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसको लेकर इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह की राजनीति आज की डेट में कर रहे हैं, उससे जो अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें उनसे लोग दूर होते जा रहे हैं। और वहीं नीतीश कुमार की छवि, चूंकि उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया हो, चाहे हेल्थ को लेकर किया हो, वो आगे भी ऐसा करते रहे, इसको लेकर कर्तव्यबद्ध है। और इन सारी बातों पर हमसे बात करने के लिए मैं अहमद अशफाक करीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला। आज का ये टॉपिक, आज का ये इंटरव्यू हम यहीं खत्म करते हैं। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया सर कि आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका दिया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।